हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक अमेजिंग से सेशन में ड्रीमर्स एडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा हम लोग जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में। और आज हम इसके सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी उसके साथ कंक्लूड करेंगे। बेटा तो अब तक की कहानी कहाँ पहुंच चुकी है, एक बार जल्दी से रिकैप कराता हूं आपको। तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस के अंदर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को और उनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद बात चली क्लासिफिकेशन, हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी हेलाइड्स बनाए डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम विच इज अटैच टू हैलोजन एटम। ओके, इसके बाद बात हुई हमारी कि एलाइलिक हेलाइड्स बोलते हैं sp3 कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है, इट इज फर्दर अटैच्ड विद sp2। बेंजाइलिक हैलाइड्स हमने डिस्कस करे जिसमें बेंजीन से एक sp3 कार्बन और उससे हैलोजन जुड़ा होगा। बेटा विनाइलिक हैलाइड्स की बात हुई, डायरेक्ट sp2 कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ी हुई है तो उसे विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अराइल हैलाइड बेटा या हेलो एरीन्स बोला बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैलोजन। इसके बाद नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। देखो मैं बिल्कुल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसाइज चल रहा हूं, तो उसी हिसाब से हमारी बातचीत भी चल रही थी। बेटा तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बात करी कि कैसे हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। इसमें चाहो तो एक दो और ऐड कर सकते हो, एक आइसो प्रोपाइल, ये हमने बना रखा है वैसे तो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड वैसे बना रखा है तो अब ऐड करने की जरूरत नहीं। एन प्रोपाइल क्लोराइड भी आपके पास मैंने बना के दिखाया। बेटा आगे बढ़े तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया सर। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सर हमें बताया गया कि हम अल्कोहल से बना सकते हैं अपने एल्काइल हैलाइड्स को। इसके बाद अल्कोहल के ही कुछ और मेथड्स आए। बेटा आफ्टर दैट हमने बात करी कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, क्लोरीनेशन करा सकते हैं सर। इसके बाद बात हुई हाइड्रोकार्बन्स के ही कुछ क्वेश्चंस की। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आज की क्लास के बाद तो आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे बेटा, आज की क्लास के बाद तो आप सारे क्वेश्चंस करने के लिए एलिजिबल हो। ओके, इसके बाद आगे बढ़ी कहानी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे, HW। तो उम्मीद है बेटा आप सभी ने ये किए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सर हमने एल्कीन्स से बनाए हेलो एल्केन्स। जब हमने हैलोजन एसिड्स को जोड़ा बेटा एल्कीन्स पर तो हमने हेलो एल्केन्स बनाए। मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ का डिस्कशन हुआ, ये कुछ एग्जांपल्स थे सर। इसके बाद लास्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन था हैलोजन एक्सचेंज बेटा, और हैलोजन एक्सचेंज में फिनक्लिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन का डिस्कशन किया गया। इसके बाद हेलो एरीन्स प्रिपेयर किए हमने, बेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ हम लोग बेटा हेलोजिनेशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो। और उसके बाद हमने देखा कि अगर पहले से कोई ग्रुप अटैच है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि भाई पहले से अगर CH3 जुड़ा है तो फिर उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा सर। ओके सर, ये बात भी सुन ली हमने। इसके बाद सेंड मियर्स रिएक्शन हमने डिस्कस किया बेटा, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात चल रही थी। तो जैसा कि पुराने एपिसोड से आपको याद होगा कि बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को हम तीन पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मेटल्स के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं, जबकि हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग कराएंगे डेफिनेटली, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराएंगे। इसके बाद मैंने ये दो प्रॉपर्टीज बेटा जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, रिएक्शन विद मेटल्स एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आज हम ये तीन प्रॉपर्टीज के साथ इस चैप्टर को दी एंड करेंगे। और आज का जो सेशन स्टार्ट होगा बेटा SN1 SN2 से स्टार्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है, मैं 100% गारंटी उसके ऊपर लिखने वाला हूं, वो आपको दिखेगा बोर्ड एग्जाम्स में, 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में। थोड़ी सी मैंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन किया बेटा। इसके बाद हमने रिएक्शन विद मेटल देखा, सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन की बात हुई, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है, और ड्राई ईथर यहां पर लेने का
ड्राई ईथर लेने का यहाँ पर रीजन आप लोग चाहो तो बेटा मेंशन कर सकते हो। ड्राई ईथर हमने क्यों लिया, मैंने ये लास्ट क्लास भी बताया था आपको, मैं अभी लिख देता हूं बेटा इसे। ड्राई ईथर इसलिए लिया क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड reagent is reactive and reacts with water, reacts with water to form alcohols, ठीक है। वाटर के साथ बेटा ये रिएक्ट कर लेता है एल्कोहल्स, या सॉरी एल्कोहल्स नहीं बेटा, एल्केन्स बनाने के लिए। एल्कोहल्स हम बाद में बनाएंगे, एल्केन्स बनाने के लिए ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और एल्केन्स बना लेता है। आप चाहो तो मैं ये रिएक्शन भी मेंशन कर सकता हूं। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर बेटा ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो देखो RMgX के लिए मैंने बोला था, आप बेटा इस तरीके से चार्जेस याद रखेंगे प्लस माइनस, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे वाटर से। तो आपको समझाने के लिए मैंने वाटर को इस तरह से लिख दिया है HOH करके बेटा, वाटर को इस तरीके से लिख दिया है HOH करके, ठीक है। तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस आप इसके प्लस के साथ जोड़ सकते हैं बेटा, और उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा RH, ठीक है। साथ में एक साइड प्रोडक्ट भी बनेगा MgOH, और आपका X तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, बट इस साइड प्रोडक्ट के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। दिस इज द एल्केन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्केन फॉर्म कर लेगा अगर वाटर उसके कांटेक्ट में आ जाए तो इसलिए ये रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो रिएक्शन था जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहे थे बेटा, वो हम लोगों ने किस में कराया था बोलो, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया था। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया था। आगे बढ़े तो एलिमिनेशन की बात हुई थी सर, एलिमिनेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था सर कि जो एलिमिनेशन होती है उसमें हम हैलोजन और उस के बराबर में जो बीटा हाइड्रोजन है उसको रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी कहलाता है बेटा। और ये कैसे कराया जा सकता है, तो कोई भी बेस के साथ हीट करके कराया जा सकता है, बट फिलहाल जो बेस हमने लिया था वो था ETOH विद KOH, एल्कोहलिक KOH, ओके। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हमने अटेम्प्ट किए और ये आपको दिया गया था बेटा होमवर्क HW, तो उम्मीद है ये होमवर्क भी आपने किया होगा, ठीक है। तो हमने ये बात यहां खत्म करी थी लास्ट क्लास तक। आज मैं यहां से आगे चलूंगा और हम बात करेंगे बेटा किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को समझने के लिए कॉपी हो जाएगा क्या यहां से, एक सेकेंड, चलो छोड़ो, अभी एक्सपेरिमेंटेशन का समय नहीं है। तो बेटा हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और आज की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, सब्स्टिट्यूशन के लिए S और N के लिए न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास आपको डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियोफाइल बेटा हम इलेक्ट्रॉन रिच चीजों को बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो अब होता क्या है, सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग सा, हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, लेट्स से आई हैव एन एल्काइल हैलाइड लाइक दिस RCl। इन एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, या चाहो तो यहां पर आप एक कार्बन ही ले लो,
ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है बेटा, ये CH3Cl मैंने बना लिया। दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। पोलर क्यों होता है सर? क्योंकि बेटा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर। ऐसे बॉन्ड्स को बेटा पोलर बॉन्ड्स कहा जाता है, जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है इस तरह से प्लस माइनस का। तो दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। अब इस पोलर बॉन्ड से क्या होगा सर? अब इस पोलर बॉन्ड के कांटेक्ट में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आए बेटा, न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये अटैक करता है बेटा इस कार्बन पर। तो पोलर बॉन्ड को थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं बेटा। दिस बॉन्ड इज पोलर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है सर। तो ये नेगेटिव बेटा इस पॉजिटिव पे अटैक करता है और ये हैलोजन बाहर हो जाती है। ये हैलोजन बाहर हो जाती है। कोई भी हैलोजन यहां हो सकता था, कोई भी हैलोजन यहां हो सकता था। सारे हैलोजन्स बेटा कैसे होते हैं? सारे हैलोजन्स बेटा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मोर देन कार्बन। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा हैलोजन की तरफ, जिससे होगा क्या? इस CH3 से तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, क्या समझे? और आपका हैलोजन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। अब यहां कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यूज करूंगा बेटा। तो ये जो एल्काइल हैलाइड है, अब हम इसे एक जर्नलाइज्ड एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। मैंने दिखा दिया कि चार्ज कार्बन पे था, तो ये R हो गया यहां पर बेटा। उसके बाद इसे भी R कर देते हैं, R से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब एक जर्नलाइज्ड रिएक्शन हो गई। ये जो बेटा एल्काइल हैलाइड है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, इसे बेटा सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसे अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है। अटैकिंग रिएजेंट बेटा इसे कहा जाता है। अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट, क्या समझे? इसके बाद ये जो चीज बनी आपकी, ये बेटा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ये भी है, ये लीविंग ग्रुप इसे बोल सकते हो आप बेटा। जो छोड़ के जा रहा है सबस्ट्रेट में से, जो चीज छोड़ के चली जाएगी वो आपका लीविंग ग्रुप होगा Lg। तो चलो पूरा लिख देता हूं, लीविंग ग्रुप। तो आपने क्या समझा? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेटा 4 कंपोनेंट्स आपको मैंने सामने लिखे। एक सबस्ट्रेट, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, फिर प्रोडक्ट और लीविंग ग्रुप। इसमें इस प्रोडक्ट को हटा दो, प्रोडक्ट को हटा दो तो बाकी सारी चीजें इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अफेक्ट करती है। प्रोडक्ट तो बेचारा बनता है, प्रोडक्ट क्या ही अफेक्ट करेगा? जो चीज बन रही है वो अफेक्ट नहीं करेगी। अब तुम चाय बना रहे हो तो चाय फाइनली बन गई तो फिर बन गई, वो क्या अफेक्ट करेगी? चाय कितनी देर में बनी या क्या अफेक्ट करेगा जिससे बन रहा है? दूध अफेक्ट करेगा। दूध आपने बहुत चिल्ड एकदम दूध डाला तो देर में बनेगी, एकदम खौलता हुआ दूध डाल दिया तो जल्दी बनेगी। तो जो चीजों से बनता है ना बेटा प्रोडक्ट, वो अफेक्ट करती है कि प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, बन गया तो बन गया। वो अफेक्टेड किससे होगा? जिन चीजों से आपने उसको बनाया है, स्टार्टिंग मटेरियल्स से। तो लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियो अटैकिंग रिएजेंट, ये सब अफेक्ट करते हैं इन रिएक्शंस को। इसमें हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बेटा जिस मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है ना, ये एक मीडियम में होता है रिएक्शन। मैं आपको बेसिक थीम समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। हम हमेशा इसे एक मीडियम में कराते हैं बेटा रिएक्शन को। मीडियम पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। पोलर में भी पोलर प्रोटिक होते हैं, पोलर ए प्रोटिक होते हैं। मैंने क्लास में भी डिस्कशन कर रखा है, अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा बेटा। जैसा मैं ऑलरेडी पिछले लगातार क्लासेस में बोलता आ रहा हूं, मेरा ध्यान सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर रहेगा। इवन ना बेटा मीडियम भी अफेक्ट करता है।
मीडियम भी अफेक्ट करता है आपका रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। दो मैकेनिज्म्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीडियम भी अफेक्ट करता है कि किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, कैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा। इन सारे फैक्टर्स में से हम सिर्फ दो फैक्टर्स के साथ डील करेंगे। एक तो बेटा हम सबस्ट्रेट के साथ डील करेंगे और एक हम अपने लिविंग ग्रुप के साथ। इन दो चीजों को बदलकर ही मैं ये डिसाइड करूंगा कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का फॉर्म होगा और कौन सा मैकेनिज्म यहां पर फॉलो होगा। एक बेसिक थीम मैंने आपको समझा दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। तो बेटा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक सबस्ट्रेट होती है, उस पर अटैक होता है एक न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच चीजें होती हैं, जैसे CN- हो गया, OH- हो गया, ये सब चीजें अटैक करेंगी बेटा आपके लेवल पर बोर्ड एग्जाम्स में। और फिर एक प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट फिर लिविंग ग्रुप की तरह क्या करता है बेटा, वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और जो हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाता है। अब हम इस रिएक्शन की बेसिक थीम है, और अब इस बेसिक थीम को अपने दिमाग में कैसे याद करोगे, तो अब वो चीज लिख देता हूं जो आपको याद रखनी है बेटा। आप कैसे याद रखेंगे इस रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को? तो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसलिए हम इसे याद रखेंगे कि हैलोजन हटाना है, हैलोजन हटाना है। और बताओ उसके बाद क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल लगाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब इसे आप हिंदी में लिख लेना, मैंने ये लिख दिया आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिएक्शन में क्या करना है? रिएक्शन में हैलोजन हटाकर न्यूक्लियोफाइल लगाना है, सिंपल। ठीक सर, अब कैसे लगाएंगे, कितने तरीके हैं ये करने के, सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है, लिविंग ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो हम पार्ट्स यहां डिस्कस करेंगे। मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमेयर यहां पर बेटा आपको देना चाहता हूं। बात इतनी सी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, पूछेगा, पूछेगा। क्या समझे? ठीक है, क्लियर रहेगी कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला मैकेनिज्म। तो दो तरह से ये सब्स्टिट्यूशन होता है, एक SN1 और एक SN2। तो मैं SN2 से कहानी शुरू करूंगा और आप लोग हेडिंग डालेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम SN2 के नाम से जानेंगे बेटा। बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्युलैरिटी 2 होती है। सर ये मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? अबे हमने बात कर रखी है केमिकल काइनेटिक्स में। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम कोलॉइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे मॉलिक्युलैरिटी कहा जाता है बेटा। तो यहां मॉलिक्युलैरिटी 2 होती है, अभी आपको मिल जाएगी देखने को। तो चलो बात करते हैं बेटा SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले यहां मैं एक सबस्ट्रेट ले रहा हूं। अब मैं एक्चुअल सबस्ट्रेट लूंगा और ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है क्योंकि sp3 है। sp3 कैसे पहचाना सर आपने? sp3 क्योंकि इसने चारों सिग्मा बॉन्ड बना रखे बेटा। तो ये मैंने टेट्राहेड्रल यहां बनाने की कोशिश करी है। तो टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर है। एक बार मैं देखता हूं मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पेन होंगे तो मैं आपको बताता हूं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी है। बैग में मैं चेक कर रहा हूं बेटा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दिमाग से उतर गई वरना मैं लेके आता।
ओके, वेरी गुड, हमारे पास 4 पेन हैं बेटा। तो एक टेट्राहेड्रल ये कार्बन है और इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रन आप सभी ने देख रखा होगा बेटा। एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह की होती है और सारे बॉन्ड इसमें कैसे होते हैं, सारे बॉन्ड इसमें सेम आपके होते हैं, सेम 109 डिग्रीज 28 मिनट के। और अब इसको मैंने इस तरह से लिख रखा हुआ है ऐसे, दिस इज योर क्लोरीन, ये क्लोरीन है ये रहा, और ये 3 हाइड्रोजन्स हैं बेटा, ये 3 हाइड्रोजन्स हैं ऐसे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझते हो ना, तो ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे रखा हुआ है, सबको दिखा चुका हूं क्लास में बार बार। तो बेटा अब यहां पर हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है। अगर मैं एक्वस KOH लूंगा तो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो OH माइनस जनरेट होगा बेटा। तो ये न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बात हमने पहले ही कर ली कि भाई ये बॉन्ड पोलर है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास जाना चाहता है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास जाना चाहता है बेटा, ये जो कार्बन है, लेकिन ये इस क्लोरीन के साइड से नहीं जा सकता, क्योंकि क्लोरीन भी नेगेटिव है बेटा। तो ये क्लोरीन इस नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में बेटा रिपल्जन होगा। क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो ये क्लोरीन के साइड से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक नहीं पहुंच सकता। क्या कहना चाहता हूं, ये जो 4 मैंने पकड़ रखे थे ना बेटा इस तरह से, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन के साइड से, ये क्लोरीन के साइड से, वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये इस तरीके से है बेटा। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है हेलोजन, और ये जहां पकड़ रखा है, ये तीनों तुम्हारे ये जहां पकड़ रखा है मैंने, ये तीनों हाइड्रोजन्स को और इस क्लोरीन को, ये बेटा आपका क्या है, कार्बन है। अब एक न्यूक्लियोफाइल है मान लो, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल 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 के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ आइटम देखता हूं, बिल्कुल रबर है। ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक पहुंचना चाहता है, बट ये क्लोरीन के साइड से नहीं पहुंच सकता। यहां कहीं से ये नहीं आएगा घूम के, क्लोरीन के आसपास भी नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों में रिपल्जन होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक जहां पे मैंने पकड़ रखा है, बैक साइड से बेटा पहुंचेगा, यहां से कहीं से, और धीरे धीरे इस कार्बन के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगेगा, अट्रैक्शन बढ़ाने लगेगा, जिससे इनके बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन की तरफ से ना आकर बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पर। तो आपको यहां क्या देखने मिल रहा है बेटा, आपको ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो बैक साइड से देखने को मिलेगा। यहां कहीं से ये इससे अटैक करेगा और धीरे धीरे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा तो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी बेटा, और उस ट्रांजिशन स्टेट में ये तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ गए होंगे। 5 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये तीनों हाइड्रोजन्स बेटा, ये जो आपके 3 हाइड्रोजन्स थे, ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। ये इस तरह का मॉलिक्यूल था, लाइक दिस, टेट्राहेड्रल। तो ये क्लोरीन है आपका, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये 3 हाइड्रोजन जो हैं, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे प्लेन में आ जाएंगे, सेम प्लेन में, ऐसे सेम प्लेन में, तीनों के तीनों ट्रायंगल जैसे ऐसे ऐसे सेम प्लेन में आ जाएंगे। और इस साइड से ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा क्लोरीन का, और इस साइड से बेटा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो इस साइड से ये जो क्लोरीन था आपका, इसका बॉन्ड बेटा ब्रेक होने लगेगा, और दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल की नजदीकियां बढ़ने लगेंगी। तो इस तरह की एक 5 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहां पर बनेगी। 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहां बनेगी बेटा।
ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म होगी सर, क्या समझे? टीएस। अब इसके बाद क्या होगा सर? तो बेटे इसके बाद आपका क्लोरीन चला जाएगा। जब कार्बन ने इससे दोस्ती बढ़ा ली तो फिर क्लोरीन क्या करेगा? छोड़ के जाएगा कार्बन को छोड़कर जाएगा। और क्लोरीन के जाने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बन से, ये टेट्राहेड्रन इन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। क्या समझे? तो अब आपका जो टेट्राहेड्रन है वो टेट्राहेड्रन इन्वर्ट हो जाएगा। पहले इस तरह से था लाइक दिस, और अब कैसे हो जाएगा? लाइक दिस, ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, दूसरी साइड इन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी बेटा वो इन्वर्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हो ये टेट्राहेड्रन और वो टेट्राहेड्रन अपोजिट है, ठीक है? तो ये जो रिएक्शन हुई काम वही हुआ, हैलोजन हटा और आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। काम वही होगा सर। भाई बेटा जो हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन वही होना है, हैलोजन हटना है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ना है। बट ये हुआ कैसे? मैकेनिज्म क्या था सर? तो मैकेनिज्म ये था बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई और उस ट्रांजिशन स्टेट से बाद में प्रोडक्ट बना। अब थोड़ा इस रिएक्शन की डिटेलिंग करते हैं। तो बेटा इस रिएक्शन की ये जो पहली स्टेप आपको दिखाई दे रही है, ये जो पहली स्टेप आपको दिखाई दे रही है, ये बेटा स्लो स्टेप होती है। क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। और जो दूसरी स्टेप है ये स्टेप फास्ट होती है। कैसी होती है? फास्ट होती है। तो पहली स्टेप स्लो स्टेप है और दूसरी स्टेप कैसी है? फास्ट है, ठीक है? इससे क्या होगा सर? तो बेटा हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि जो स्लो स्टेप होती है वही आपकी आरडीएस होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो पहले स्टेप में आप देखो जो सबस्ट्रेट है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इस रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, देखो वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि स्लो स्टेप में सबस्ट्रेट भी आ रहा है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी आ रखा है, तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और दोनों की कंसंट्रेशंस रेज टू पावर 1। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो आपका 2 होता है। साथ ही साथ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होती है? मॉलिक्यूलैरिटी हर, वैसे तो मॉलिक्यूलैरिटी हर स्टेप के लिए अलग बताई जाती है, पर ठीक है मैं ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी स्लो स्टेप से ही यहां पे बताए दे रहा हूं। कितनी होती है? 2 होती है बेटा। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। भाई S और N तो पहले ही पढ़ लिए हमने पिछली स्लाइड में, हैलोजन का हटना, न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना इज SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 2 क्या है? ये 2 बेटा रिएक्शन का ऑर्डर, रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता रहा है। इसके अलावा इस रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और क्या इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ध्यान रख सकते हैं? एक और चीज बेटा इस रिएक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है। तो इस रिएक्शन के लिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा ये जो आपका रिएक्टेंट है, अच्छा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ तभी बात करेंगे जब कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। कायरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम से जुड़ी होती हैं, और अगर सिंगल कायरल है तो बेटा उस केस में प्रोडक्ट जो कंपाउंड है आपका वो कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तब यही बात सोचनी है हमें कि, और इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर आपका रिएक्टेंट बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में मोड़ता है, याद है ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो बेटा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, लीवियो रोटेटरी बनेगा। और अगर लीवियो रोटेटरी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट बनेगा। यह मतलब है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, यह मतलब है यहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डेक्स्ट्रो से लीवियो, लीवियो से डेक्स्ट्रो बनता है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाती है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें इस रिएक्शन का रेट, तो देखो इस रिएक्शन का जो रेट है डिफरेंट हैलाइड्स के लिए, तो रेट बेटा ROR जो आपके RI होंगे उनके लिए सबसे फास्ट होगा, क्योंकि आयोडीन कार्बन का बॉन्ड सबसे वीक होगा। इसके बाद बेटा RBR, इसके बाद बेटा RCl और सबसे पीछे RF। तो ये तो आपका रहेगा ROR अगर हैलाइड बदल दूं तो। अगर आप एल्काइल ग्रुप बदलोगे तब हमें रेट कैसे देखना है, तो नेक्स्ट जो रेट देखने के लिए अपनी कहानी है बेटा वो है कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड चेंज कर दूं, एल्काइल हैलाइड मैंने अलग अलग ले रखे हैं, तो उस केस में ROR रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टीयरिक हिंड्रेंस के। हिंड्रेंस, जितना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे इस कार्बन पर, स्टीयरिक हिंड्रेंस समझते हो, स्टीयरिक हिंड्रेंस समझते हो बेटा, भीड़ को कहते हैं। कार्बन के आसपास कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ कैसी है, भीड़ को बोलते हैं, भीड़ को। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस भीड़ भाड़ को बोला जाता है। लिख दूं हिंदी में, भीड़ भाड़ चलो खाली भीड़ लिख लो, भाड़ मत लिखो, ठीक है। तो भीड़ जितनी ज्यादा होगी कार्बन के आसपास, हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा और रेट उतना कम होगा। सर इसको एग्जांपल से समझाओ, तो बेटा आप इसको जो है बहुत ध्यान से, मैंने एक सिंगल स्लाइड पर कोशिश करी है SN2 को कंप्लीट करने की। मैं एक बार जल्दी से इसके पार्ट्स को दोबारा रिवाइज करवाऊं, फिर मैं बात करूंगा बेटा इनके एग्जांपल्स की और इन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। एक सबस्ट्रेट था, जनरली वो 1 डिग्री का सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबसे बेस्ट तो उसी में होता है SN2। उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट का बनना स्लो स्टेप था जिसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों थे, तो रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। फिर फास्ट स्टेप ये था कि क्लोरीन चला गया और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया बेटा, दिस वाज द फास्ट स्टेप। इसके बाद आगे बढ़े तो रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें देखा कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होती है। ROR रेट ऑफ रिएक्शन अगर हैलाइड डिफरेंट कर रहे हो, इफ हैलाइड्स आर डिफरेंट, हैलाइड्स आर डिफरेंट, तो अगर हैलाइड डिफरेंट है बेटा, हैलोजन एटम्स डिफरेंट है, तो उस केस में ये ऑर्डर होता है RI सबसे फास्ट और RF सबसे स्लो। जबकि अगर हमने एल्काइल ग्रुप्स को डिफरेंट किया, इफ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, इफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा सर, तब हम रेट को कैसे देखेंगे, स्टीयरिक हिंड्रेंस से। तो एक सिंगल स्लाइड पर मैंने SN2 को कवर करने की कोशिश कर ली है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ड्रीमर्स एडू हब, ठीक। तो इसको सर थोड़ा सा समझाइए, भीड़ वाले कंसेप्ट को समझाइए, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कुछ हैलाइड्स के एग्जांपल लिए, कुछ मेरे पास हेलो एल्केन्स हैं बेटा, CH3 CH2 Br, CH3 CH, CH3 CH2 Br। ये तीनों हैलाइड्स बेटा 1 डिग्री के हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री पहले ही पहचानना सिखा चुका हूं। ये तीनों हैलाइड्स बेटा 1 डिग्री के हैं। तो इसमें मुझसे पूछा गया है SN2 का ऑर्डर बताइए। इसे मैं A कह रहा हूं, इसे B कह रहा हूं, इसे C कह रहा हूं। तो आपको चेक करना है कार्बन के आसपास भीड़ बेटा,
और मैं इतना आपको जो है समझदार मानता हूं कि आप इस कार्बन के आसपास देख सकते हैं। जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है उसको देखना है। तो जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है बेटा, उसके आसपास आप चेक कर सकते हो कहां ज्यादा भीड़ है। बताओ कहां ज्यादा भीड़ है? सी वाले में सबसे ज्यादा भीड़ है। तो भीड़ ज्यादा तो SN2 स्लो होगा। तो सबसे स्लो बेटा किस में होगा? सी में। फिर उसके बाद बी, और सबसे फास्ट ए में होगा। ये क्वेश्चन इस तरह का एक एग्जाम में करने को आएगा। तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना, कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो 110% बेटा एक क्वेश्चन इस तरीके का आपसे पूछा जाएगा। मैं मानता हूं आप सब तैयार होंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से लगा के जाएंगे, SN1 SN2 के। उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, मस्त करके आएंगे, चिल रहेंगे। क्या समझे? अरे क्या समझे? ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे देता हूं बेटा। आप एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन एच डब्ल्यू आ गया बेटा। एच डब्ल्यू क्या है? एच डब्ल्यू है अरेंज फोर आइसोमर्स ऑफ ब्रोमो, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं C4H9Br इन SN2 ऑर्डर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे भी लगा लेना, आपकी इच्छा है, इंक्रीजिंग ही लगाया करो ज्यादातर। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा। जो 4 आइसोमर्स हैं C4H9 के, 4 हैं। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, उन्हें SN2 के ऑर्डर में लगाना है बेटे। है होमवर्क में ये आपको करना है। अब चलते हैं दूसरे SN रिएक्शन के पास, न्यूक्लियोफिलिक। तो बेटा दूसरा हमारे पास है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1। ठीक है, SN1। ठीक, तो सर SN1 बता दो क्या होता है। बेटे SN1 की अगर मैं बात करूं तो SN1 जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, उनके अंदर क्या होता है चेक कर लेते। बात वही होगी बेटा, हैलोजन हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, सिर्फ तरीका बदल जाएगा, मैकेनिज्म बदल जाएगा, पाथ बदल जाएगा। कैसे सर थोड़ा समझाओ। तो बेटा अगर हम एक हैलाइड लेते हैं लाइक दिस, ये मेरे पास लेट से कोई हैलोजन है, और ये तुम्हारे पास CH3 लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया। बॉन्ड पोलर है, इस बात से हमें कोई शक नहीं है सर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी हम जानते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है, कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहता है, यारी दोस्ती करना चाहता है, ये भी हम जानते हैं। क्लोरीन की तरफ से ये, हैलोजन की तरफ से ये आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों में दुश्मनी है, दोनों रिपेल करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन के पास आना चाहता है, लेकिन यहां वो भी नहीं हो सकता। यहां वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपने बेटा इतनी हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, यहां पर इतनी हिंड्रेंस क्रिएट कर दी है कि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से जगह ही नहीं मिलेगी। ये ग्रुप्स भी तो कुछ जगह घेरेंगे। जब ये जगह घेरेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड अटैक की जगह नहीं मिलेगी, यानी यहां ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी, यहां SN2 नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा सर? तो बेटा पहला स्टेप सुनो, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं होगा। पहले स्टेप में बेटा ये हैलोजन
लीविंग ग्रुप की तरह बाहर होगा और एक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा जो कि एक प्लेनर स्पीशीज होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बोकेटायन की, तो ट्राइगोनल प्लेनर एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा और Cl- यहां से बाहर हो जाएगा। सर पहले क्यों नहीं गया था Cl-? बेटा पहले उसको मौका ही नहीं मिला। एक तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनता अगर मैं पिछले केस में हेलोजन को हटाता तो पहले स्टेप में 1 डिग्री का कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए क्लोरीन छोड़ के नहीं जा रहा था। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल गई पीछे से, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके तुरंत ट्रांजिशन स्टेट बना दी, हेलोजन को मौका ही नहीं दिया। यहां तो न्यूक्लियोफाइल का बस नहीं चल रहा है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, तो बेटा और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि स्टेबल होता है, हमने सीख रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये जनरेट हो जाएगा। और फिर अब बेटा दूसरे स्टेप में Cl बाहर हो गया लिविंग ग्रुप की तरह, अब दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की एंट्री होगी और ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज से अटैक करके आपको प्रोडक्ट बना के दिखा लेगा। अब यहां दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं बेटा, क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज है, तो प्लेनर चीज पर ये प्लेनर आपके पास कार्बोकेटायन है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, तो रेसिमिक मिक्सचर यहां पर फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। मैं अभी इसे लैंग्वेज में लिखवाऊंगा बेटा। तो यहां पर जो स्लो स्टेप होती है वो पहला स्टेप दैट इज जनरेशन ऑफ, क्योंकि यहां बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है तो प्रोसेस स्लो होगा, तो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, और दूसरे में बॉन्ड बन रहा है झट से बन जाएगा, एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा फास्ट है, और स्लो स्टेप में बेटा कोई रोल न्यूक्लियोफाइल का नहीं है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं करता। तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है बेटा 1, मॉलिक्युलैरिटी भी 1 होती है, दैट इज वाई SN1 बोलते हैं इसको। अब समझे? अब इस SN1 में क्या होता है, वहां रेसिमाइजेशन हो रहा था, अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं, यहां ये प्लेनर सॉरी इन्वर्जन हो रहा था SN2 में, लेकिन यहां रेसिमाइजेशन होगा। ये जो कार्बोकेटायन है बेटा ये प्लेनर है, और प्लेनर होने की वजह से, प्लेनर होने की वजह से बेटा यहां पर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। सर ये रेसिमिक मिक्सचर किसको कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी है तभी होगी ये सब बातें बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए है, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर किसको कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन में सिखा चुका हूं। रेसिमिक मिक्सचर किसको कहते हैं सुनना, रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है बेटा विच कंसिस्ट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड L फॉर्म्स, जिसमें D और L फॉर्म्स के इक्वल अमाउंट्स होते हैं, उसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है बेटा। 50% D फॉर्म होती है राइट हैंड साइड में मोड़ने वाली, और 50% L फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ने वाली। क्योंकि दोनों 50-50% होते हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर ओवरऑल, RM लिख देता हूं इसको शॉर्ट में, रेसिमिक मिक्सचर ओवरऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई डेक्स्ट्रो वाला जितना राइट हैंड साइड में मोड़ना चाहेगा, लीवियो वाला उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देगा। ओवरऑल कैसा होगा, ओवरऑल बेटा ओवरऑल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। सर ऑर्डर किस पे रेट किस पे डिपेंड करता है वो भी बताओ। तो बेटा अगर मैं रिएक्शन के रेट की बात करता हूं, बहुत बहुत ध्यान से,
100% क्वेश्चन कह दिया है, बाद में मत कहना बताया नहीं था भैया, मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी। मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आएगा, आप उसे करके खुद लिख के खुद आना है पेपर में, उसे मैं नहीं लिख सकता बेटा। ओके, तो आ जाओ यहां पर। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फिर से अगर हैलोजन डिफरेंट है तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड तो बेटा चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, आयोडीन का बॉन्ड तो बड़ा ही है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। तो अगर हैलोजन डिफरेंट है तो ये ऑर्डर होगा, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो ये पॉइंट में स्टार मार्क करूंगा, ये पॉइंट में स्टार मार्क करूंगा और मैं चाहूंगा ये पॉइंट सभी को आए बेटा। अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बेटा जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा। एक बार कोशिश करें, तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट बेटा उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। ये आप बहुत 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 अच्छे से क्या कर लें बेटा, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लें, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एक बॉक्स में कर दिया बंद, ये करना है आपको याद, बिल्कुल दिमाग को सेट करके। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो SN1 को हमने बोर्ड के ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्लाइड पर यहां समेट के रख दिया है बेटा, ठीक। SN2 जहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, SN1 में बेटा कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है ये भी सुन लो, कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, वैसे तो डांसिंग रेजोनेंस ये वो एरोमेटिक का पार्ट और ठीक है, अभी फिलहाल ध्यान कहां रखना है, फिलहाल ध्यान रखना है बेटा बोर्ड के लिए NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस अगर हो रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये पकड़ लेना। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बेटा। दिस इज द ऑर्डर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इनको एक लाइन में कर देता हूं, ठीक है। तो रेजोनेंस, और बेटा रेजोनेंस के बाद आपका 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होगा। ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बेटा आपको मिलेगा, ठीक है। यूज कैसे करें सर, यूज कैसे करें, ये तो है बेटा क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सर यूज कैसे करना है इसको, ये भी बताओ यूज कैसे करना है। तो बेटा जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं, और इन एल्काइल हैलाइड्स में सबसे फास्ट SN1 कौन करेगा, या SN1 के ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो मैं कुछ कंपाउंड्स यहां पर बना रहा हूं जिन्हें आपको बेटा SN1 के ऑर्डर में लगाना है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे बेटा, जो हैलोजन है वहां से हैलोजन हटाकर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दे दोगे। तो मैंने ये हैलोजन हटाकर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, हैलोजन हटाया पॉजिटिव, कार्बोकैटायन बना रहा हूं SN1 का ऑर्डर है, हटाया पॉजिटिव, ओके। अब मुझे देखना है सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बेटा सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन ये थर्ड वाला है, तो सबसे फास्ट SN1 करेगा, ये मैंने इस पे 1 नंबर डाल दिया है। क्यों सर, ये क्यों स्टेबल है बेटा, ये रेजोनेंस, रेजोनेंस शो कर रहा है,
इसलिए स्टेबल है। सर रेजोनेंस कैसे होती है? पाई सिग्मा ऑल्टरनेट पोजीशन पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो अगर ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हैं बेटा, देन आपको क्या मिलेगा? रेजोनेंस मिलेगा। तो इसमें बताओ सर, ये तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है, ये तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री में फास्ट होगा क्योंकि 2 डिग्री स्टेबल होगा। और फिर नंबर आएगा बेटा किसका? इसका सबसे बाद में तीसरे पर। एनसीईआरटी ने SN1 SN2 के कई क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को लगाएं बेटा, PYQ से लगाएं SN1 SN2 को। 100% आपसे SN1 SN2 पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे। एग्जाम के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें चीखूंगा फिर से खूब कि ये बताया था, वो बताया था, करा के नहीं किया, करा के नहीं किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एल्काइल हैलाइड्स का, जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स की। केमिकल रिएक्शंस लिख देता हूं ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, तो पहली जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एरिन्स के लिए, वो भी बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मैं ऐसा उम्मीद कर लूं कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पता है क्या होता है। जैसे ही कोई पूछे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तुम बोलना हैलोजन हटता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, ये होता है, बस काम खत्म। न्यूक्लियोफाइल हम जानते ही हैं पहले से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच चीजें होती हैं बेटा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन हटेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, दैट्स व्हाट हैपनिंग। ओके, अब यहां पर सुनना, केमिकल रिएक्शंस हम हेलो एरीन्स की डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो हमारे पास हेलो एरीन है और उसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है सर? ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन जो नई बात यहां ध्यान रखनी है हेलो एरीन्स के लिए, जो हेलो एरीन्स होते हैं बेटा, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं फिर उसे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट ये है कि हेलो एरीन्स किसको कहते हैं सर? जिसमें बेंजीन से हेलोजन जुड़ा होता है। हेलो एरीन्स आर लेस reactive towards nucleophilic substitution। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसके लिए हेलो एरीन्स बेटा लेस रिएक्टिव होते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उनके लिए हेलो एरीन्स कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो बेटा उसके कई कारण हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले स्टेटमेंट समझ लिया। अगर एक हेलो एरीन है तो हेलो एरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कैसे रहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव रहेंगे। लेस रिएक्टिव, एक सेकंड देना। ओके बेटा, आ जाओ वापस, आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। सर क्यों होते हैं लेस रिएक्टिव? तो बेटा उसके बहुत सारे रीजन हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हेलोजन्स के पास होते हैं 3-3 लोन पेयर। स्टेटमेंट हमने सुन लिया। ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करते हैं।
जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है। हमने ये सीखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजन हटता है और आपका कौन जुड़ जाता है बेटा, कौन जुड़ जाता है बताओ? हैलोजन हटेगा और कौन जुड़ेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह मुश्किल से होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटा। एक बॉन्ड को तोड़ना या दो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो दो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है सर। तो यहां रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो पहला रीजन सुन लो। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड will acquire या acquire खतरनाक सा शब्द है, will be या will get, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा चिंता मत करना, बात को समझने की कोशिश करना। will get डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेगा। अब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो भैया क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगी। और भी रीजंस है। ये जो बेटा बेंजीन का कार्बन होता है ना, ये sp2 कार्बन होता है, और sp2 कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या समझे? तो ये बॉन्ड को लेस पोलर कर देता है। कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, हेलोजन जाती थी, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था, वो पॉजिटिव कम आएगा बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, हेलोजन को इलेक्ट्रॉन्स खींचने नहीं देगा। तो बॉन्ड बेटा लेस पोलर हो जाएगा। लेस पोलर, पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड ड्यू टू sp2 कार्बन, sp2 कार्बन की वजह से बेटा लेस पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा। और सर बताइए और क्या रहेगा यहां पर? तो बेटा नेक्स्ट और भी रीजन है इसके। थर्ड जो रीजन है वो है इस बेंजीन की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। तो न्यूक्लियोफाइल को पास ही नहीं फटकने देगा, खुद पे 3-3 पाई बॉन्ड लेके बैठा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो न्यूक्लियोफाइल को पास ही नहीं आने देगा, तो उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बेंजीन बेटा, बेंजीन की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ऐसा होगा। और एक और रीजन इसका रहता है कि अगर मैंने हैलोजन हटा भी दिया और कार्बोकेटायन बना लिया, फिनाइल कार्बोकेटायन बना लिया, तो वो बेटा अनस्टेबल होता है। तो SN1 भी रूल आउट हो जाएगा यहां से। ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन हैलोजन हटने के बाद बनेगा, अनस्टेबल होता है ये। तो यानी SN1 का तो चांस ही खत्म हो गया, क्योंकि कार्बोकेटायन अनस्टेबल बन रहा है। इन 4 रीजंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन्स में कैसा होता है बेटा? हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है? कमजोर होता है, वीक होता है, स्लो होता है, धीरे होता है, अच्छे से नहीं होता है। इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं सर? इसको फास्ट करने के लिए बेटा आप बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हो। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप वो क्या करेगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, जैसे NO2 हो गया, जैसे CN हो गया, ऐसे वो क्या करेगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा। रिएक्शन का रेट क्या कर देगा बेटा? बढ़ा देगा। जैसे अगर आप सिर्फ क्लोरीन इस तरह से लेकर, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, मुझे यहां जगह की जरूरत पड़ेगी,
अगर आप बेटा इस तरह से सिर्फ क्लोरोबेंजीन लेकर उसका रिएक्शन NaOH से कराओ, H प्लस लेना पड़ेगा यहां पर, और 623 के आसपास, 600 केल्विन मैंने लिख दिया है टेम्परेचर बेटा लेना पड़ेगा, और 300 ATM के आसपास का प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। याद नहीं करना है, बस समझा रहा हूं कि कितना मुश्किल है। इतना सारा प्रेशर, इतना सारा टेम्परेचर, NaOH वो भी फ्यूज्ड लेना पड़ता है बेटा, प्योर NaOH लेना पड़ता है, इसमें कोई पानी की मिलावट नहीं चाहिए, H प्लस की कंसंट्रेशन रहती है यहां पर। तो इतनी हार्ड कंडीशंस में ये क्लोरीन OH से रिप्लेस होता है और फिनॉल बनता है। अगले चैप्टर में हम इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे बेटा, फिनॉल का ये प्रिपरेशन है। तो इस प्रोसेस का नाम भी है, इसे हम डाउज प्रोसेस कहते हैं, डाउज प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो इतनी हार्ड बेटा जो है ये सब्स्टिट्यूशन होती है, क्लोरीन को हटके OH का जोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट एज यू कैन सी। क्यों? वो अभी हमने देखा कि भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये वो सारे रीजंस हमने देखे। अब इसी काम को इजी कराना है, इसी काम को इजी कराना है, तो आप बेटा एक NO2 यहां पर लगा दो। पैरा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर पहुंचती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये काम इजी हो जाएगा बेटा, ये काम इजी हो जाएगा। अब ये रिएक्शन NaOH के साथ H प्लस लेकर 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पर हो जाएगी, 400 केल्विन टेम्परेचर पर हो जाएगी, और प्रेशर भी उतना ज्यादा नहीं लगता है, आई थिंक 10 के आसपास ATM का प्रेशर लगता है। आपको याद नहीं करना है बेटा डाटा, है ना, यू जस्ट वॉच या ऑब्जर्व के कैसे कंडीशंस इजी हो गई। NO2 लगाने से कम टेम्परेचर कम प्रेशर पर ये रिएक्शन हो गई, और आपको क्या मिल गया, आपको सब्स्टिट्यूशन मिल गया, Cl हट गया, OH जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और आपका हेलोजन हट गया। इसी काम को और इजी किया जा सकता था। इफ यू हैव 2 NO2s एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, आपने 2 NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ले लिए, तो बेटा ये H प्लस की भी यहां जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर भी बहुत डाउन आ जाता है, प्रेशर भी खास नहीं लेना पड़ता है, और आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, हेलोजन हट जाता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो मैं यहां क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। अगर आप 3 NO2 लगा दोगे बेटा सारे पोजीशंस पर, मैं यहां पर पार्टीशन कर लेता हूं, अगर आपने 3 NO2 लगा दिए, तो अब तो मामला इतना इजी हो जाएगा कि सिर्फ वार्म वाटर के साथ शेक करने पर, सिर्फ वार्म वाटर के साथ शेक करने पर, यहां पर सिर्फ आपको क्या लेना है, वार्म वाटर लेना है, वार्म H2O, सिर्फ वार्म वाटर के साथ शेक करने पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाना है। NO2 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 जुड़ जाएंगे, OH आ जाएगा बेटा, सिर्फ वार्म वाटर के साथ शेक करने पर यह काम हो गया, ओनली विद शेकिंग ऑन विद वार्म वाटर, एज इजी एज दैट। क्या समझे? तो बेटा ये जो चीज बनी है इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और हमने यहां ये समझा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका सब्स्टिट्यूशन इजी होता जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं करते हैं हमारे जो हेलो एरीन्स होती हैं। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं करते तो कौन सा रिएक्शन अच्छा करते हैं? तो बेटा ये अच्छा करते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबको 11th क्लास में ये सब्स्टिट्यूशन सिखाया जाता है, बेंजीन पर डिफरेंट पोजीशंस पर लगता है। तो हेलो एरीन्स की बात करूं तो बेटा हेलो एरीन्स जो होती हैं, हेलो एरीन्स आर
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ये हैलोजेंस जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैच करवाते हैं। क्यों? रेजोनेंस की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हैलोजेंस के अंदर, कोई भी हैलोजन आप ले लो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, अगले स्टेप में इधर, अगले स्टेप में ये इधर, लाइक दिस। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहां जुड़ेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। एक बार तो, और इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और एक बार जुड़ेगा वो पैरा पोजीशन पर। कहां जुड़ेगा? पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिकल होता है बेटा, एंड दैट इज वाई यहां पर हर बार पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा बेटा? माइनर बनेगा। कैसा बनेगा? माइनर बनेगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और मेजर माइनर यहां पर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स लूंगा। अलग अलग एग्जाम्पल में मैं अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल को बेटा सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक। इसमें क्या कराएंगे सर? नाम से ही आइडिया लग रहा है, हेलोजन जोड़ेंगे। तो मान लो मैंने एक हेलो एरीन ले रखा है, और इस हेलो एरीन के साथ मैं क्लोरीन की रिएक्शन करा रहा हूं। क्लोरीन जोड़ूंगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन तो ब्रोमीनेशन, एंड दैट गोज ऑन। तो जर्नल उसको एज सच हमने हेलोजिनेशन लिख दिया है। लुइस एसिड के प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होती है। आपको एक लुइस एसिड लेना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अभी मैं मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं। तो ऐसा होने पर बेटा जो क्लोरीन है आपका, एक बार तो पैरा पर, और ये तो एक्स था, कोई भी हो सकता है, और एक बार ऑर्थो पर अटैच हो जाएगा। एक बार ऑर्थो पर अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Cl पॉजिटिव है, AlCl3 ने जनरेट किया है बेटा उसको। जनरेशन में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। नेक्स्ट, और देखो और क्या करा सकते हैं? तो नेक्स्ट हम बेटा नाइट्रेशन करा सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स में रिपीट होंगे रिएक्शंस, इसलिए ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे आने वाले। ठीक है, तो नाइट्रेशन करा सकते हैं बेटा। इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक हेलो एरीन लेना होगा। क्लोरीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे बेटा। दोनों कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे। तो ऐसा करने पर आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर NO2 दिखेगा। मैं सिर्फ पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं, ऑर्थो पे भी बनेगा, पैरा चलो बना ही देते हैं बेटा। और इस बार भी मेजर आपका पैरा होगा। मेजर माइनर आपको फिनॉल में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वहां पे ऑर्थो वाले भी मेजर होने लगते हैं। बट यहां हमेशा हेलो एरीन्स में बेटा जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज मेजर होगा, और ये बेटा ऑलवेज माइनर होगा। ठीक है। और सर बताइए और कितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं? तो बेटा नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करा सकते हो, कलर बदल लेते हैं, वो करा सकते हो बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, इसमें क्या होगा सर? इसमें बेटा हम जब किसी हेलो एरीन को, लेट से मैंने फिर से क्लोरोबेंजीन ले लिया है, मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग कराऊंगा।
सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दोनों ले लिए बेटा HNO3 और H2SO4 तो नाइट्रेशन होगा, लेकिन सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग करी तो बेटा सल्फोनेशन होगा। सल्फोनिक ग्रुप SO3H यहां पर जुड़ जाएगा बेटा, और अभी भी जो आपका पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। कैसा होगा? माइनर होगा। क्या समझे? तो नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा है वो है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट, स्पेलिंग देख लेना, आई इधर उधर हो गई हो तो, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन इसमें क्या कराएंगे सर? इसमें बेटा हम अपने हेलोएरिन्स को एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। CH3Cl मान लो मैंने ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, जो कि फिर से इस क्लोरीन को लेके चला जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव इस केस में, और बेटा आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक बार पैरा पर और एक बार ऑर्थो पे। ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, और इन सारे एग्जाम्पल्स में बेटा जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर है, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है बेटा वो कैसा है? माइनर है। ऐसे ही हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा सकते हैं। तो असाइल ग्रुप बेटा अगर आप जोड़ रहे हो CH3CO तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोला जाएगा। तो हम असाइलेशन भी करा सकते हैं और एल्काइलेशन भी करा सकते हैं। तो देखो यहां पर कलर बदल लेते हैं, कोई तोतई, बचपन में हम इसे तोतई करल बोलते थे, आजकल बेटा इसे लाइट ग्रीन बोला जाता है। इसका रिएक्शन हमने करा लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, फिर से क्लोरीन AlCl3 के साथ जाके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स। मैं इस बार सिर्फ पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हूं, तो ये मेजर होगा। एक ऑर्थो पे भी जुड़ेगा COCH3, वो बेटा प्रोडक्ट माइनर होगा। क्या समझे? ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हैं बेटा। ये रहे, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है। ठीक, दो नेम रिएक्शन और हेलोएरिन्स के आप याद रख सकते हो बेटा। रिएक्शन विद मेटल्स, हेलोएरिन्स भी मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल्स की, तो अगर आपने हेलोएरिन की रिएक्शन सोडियम से करा दी तो सर जी वही होगा जो आज से पहले हुआ था। क्या हुआ था? ड्राई ईथर के साथ ये रिएक्शन कराने पर बायफिनाइल रिंग बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन बेटा। इसे हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, नया नहीं है, पहले भी बातचीत हो चुकी है। इसके बाद बेटा अगर आप हेलोएरिन्स की रिएक्शन करा दो, किसके साथ बोलो? सॉरी, दिस इज बेटा फिटिग रिएक्शन है ना, वुड्स फिटिग और वुड्स दोनों एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज फिटिग रिएक्शन। मिस हुआ, फिटिग रिएक्शन काम सेम ही होता है। इसमें बेटा सोडियम के साथ एल्काइल हैलाइड अगर ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया बेटा, तो आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन से, एल्काइलेशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन बेटा। इसे हम वुड्स फिटिग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हेलोएरिन्स के, जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है बेटा। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुनिए। आपका होमवर्क है, आपका काम क्या है करने का? नंबर 1 क्या करना है?
सबसे पहले तो बेटा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं। कन्वर्जन्स को छोड़ देना, कन्वर्ट चाहो तो, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स जब एक बार हो जाएंगे तब ज्यादा मजा आता है उन्हें करने में, क्योंकि आपस में लिंक होते हैं। जो हो जाएं, जो इस चैप्टर के रिएक्शंस हो उनको देख लेना, एक बार पढ़ के देख लेना। पहला काम तो बेटा ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में ही लास्ट 2 पेजेस में कुछ यूजेस दे रखे हैं, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन्स, रीडिंग करनी है उनकी, और उसमें डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको देखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बेटा, ठीक है। एक बार खुद से देखोगे ज्यादा मजा आएगा, और कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हो, ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो। फ्रियॉन्स के बारे में बेटा, सीएफसीज फ्रियॉन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना, फॉस्जीन का फॉर्मूला देख लेना। फॉस्जीन एक बेटा पॉइजनस गैस होती है विच इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपके पास होमवर्क रहेगा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। आज मैं इसके बेटा पीडीएफ नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने अपने मतलब ड्रीमर्स, अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट के एकेडमी के ड्रीमर्स एडू हब के बेटा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से ये सारे हैंड रिटन नोट्स बेटा डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ये सब्सक्राइब कर लेना है ना, उससे क्या है अपने को बड़ा अच्छा लगता है। ये सारे आपके नोट्स हैंड रिटन ये आपको मिल जाएंगे बेटा ड्रीमर्स एडू हब के ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बातें एल्कोहल्स की होंगी, फिनॉल्स की होंगी और ईथर की होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।